अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम लोगों ने साइकोलॉजी का जो है वो फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज जो है ना हम लोगों ने साइकोलॉजी का अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि बेसिकली हमारे पास बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर हमारे पास। ठीक है, तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम जो है ना हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, ये जो सेकंड चैप्टर है ना, इसमें से मोस्टली आपके एमसीक्यूज आते हैं। एससीक्यू पार्ट जो है ना वो इसमें से इतना नहीं आता। और इसके अलावा जो है, जो चीज़ें हमारी बुक में से हैं वो हमने बुक से कवर करेंगे, और चीज़ें जो बुक में नहीं है वो इंशाल्लाह हम लोग स्लाइड से कवर करेंगे अपनी। ठीक है, ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है ना वो है आपके पास बेसिकली बायोलॉजी एंड बिहेवियर। कि इस चैप्टर का नाम से पता चल रहा है आप लोगों को कि हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल और बिहेवियर का आपस में क्या ताल्लुक है, इसके ऊपर जो है ना हम लोगों ने बात करनी है अपने ऊपर। ठीक हो गया, आप लोगों ने बायोलॉजी एंड बिहेवियर के ऊपर जो है बेसिकली हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम जो है ना हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अगर हम लोग बात करें ना अपने ऑब्जेक्टिव्स की, तो हमारे जो इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं मेजरली बच्चों, वो है आपके पास नंबर 1 पे, एट द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू डिस्कस बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर का मतलब ये है कि किस तरह जो हमारी बॉडी है, जो हमारे अंदर हॉर्मोन्स हैं, जो हमारे अंदर डिफरेंट जेनेटिक्स मटेरियल है, कैसे वो बेसिकली हमारे बिहेवियर को शेप कर रहा है, इसमें हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे डिस्कस हाउ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर। कि किस तरह जो मतलब हेरिडिटी, जो हमारे पेरेंट्स से हमें करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, और फिर जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसे आपस में इंटरेक्ट करता है और हमारा एक प्रॉपर बिहेवियर बनता है। ठीक है, और लास्ट पे जो है ना हम डिफरेंट रिसर्च मेथड्स के ऊपर बात करेंगे, जिन्होंने इन बेसिकली जो था ना हमारे इस बायोलॉजिकल बिहेवियर स्टडीज को जो था ना उनको स्टडी किया, और देन जो है ना हम लोग को उनकी स्टडीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, आज का बहुत लेक्चर इंटरेस्टिंग है। ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। आप लोग अगर सुनोगे ना इसको बच्चों, तो आप लोगों को चीजें अभी याद हो जाएगी, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा बहुत ही आसान है आप लोगों के पास। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। मुझे आप लोग बताओ, नेचर क्या होती है? सबको पता है ना नेचर क्या होती है। नेचर बेसिकली क्या है, जो हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं ये हमारी नेचर है ना। ठीक है, अब उसके बाद नर्चर क्या होती है? नर्चर होती है मतलब किसी को केयर करना, किसी को पालना। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना हमारे पास होता है। ठीक है, अब उसने कहा वन ऑफ द मेजर डिबेट जो साइकोलॉजी में वो ये है कि नेचर मोस्टली हमारे पे इफेक्ट कर रही है या नर्चर इफेक्ट कर रही है हमारे पास। ठीक है, अब बेसिकली जो नेचर ना, उसने कहा दोस हु टेक अप द नर्चर साइड ऑफ द डिबेट सजेस्ट इट इज द एनवायरनमेंट दैट प्लेज ग्रेटेस्ट रोल इन शेपिंग बिहेवियर। ठीक है, बेसिकली ना बच्चों आप लोग बात करो ना, देखो नर्चर बेसिकली क्या होता है कि आपकी केयर कैसे की जा रही है। अब एक छोटा बच्चा है, उसको आप जिस एनवायरनमेंट में रखोगे, उसको जिस तरह की केयर दोगे, उसका बिहेवियर वैसा ही बनेगा हमारे पास। ठीक है, अगर लेट सपोज उसके पेरेंट्स थोड़े मतलब क्रूएल हैं, बहुत ज्यादा मतलब फाइटिंग करते हैं, तो बच्चे पे वही असर होगा। ठीक है, बच्चा वैसा ही बड़ा होके बनेगा। तो नर्चर में आप लोग बेसिकली पढ़ते हो कि इन्वायरमेंट कैसे हमारे बिहेवियर को शेप कर रहा है नेचर में हमारे पास। ठीक है, और जो नर्चर है उसमें बेसिक नर्चर में हम लोग इन्वायरमेंट की ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और जो आप लोगों के पास नेचर है उसमें आप लोग बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करते हो कि जिस तरह हमारे अंदर जो हमारा जेनेटिक मटीरियल है, जो हमारे अंदर आप लोगों के डिफरेंट ट्रेट्स हैं, वो कैसे बेसिकली काम करते हैं, हमारा बिहेवियर बनता है। ठीक है, तो बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट है वो इस बात पे बहुत लंबी डिबेट अभी तक चलती आ रही है कि हमारे पास नेचर मोस्टली हमें इफेक्ट कर रही है या नर्चर मोस्टली इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है ना हमारा आज का लेक्चर सारा कंटिन्यू होगा। अच्छा जी, अब नंबर 1 पे हम लोगों ने बात करनी है बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। कि किस तरह जो है ना, पहले हम लोग बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर की बात करेंगे और फिर हम लोग जो है वो इन्वायरमेंट की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब नंबर 1 पे हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। कि किस तरह जो बेसिकली आप लोग का बिहेवियर है, या किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है वो उसके बायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस से बन रहा है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको उसके पेरेंट्स से मिली है, उसको उसके ग्रैंड पेरेंट्स से मिली है, कैसे वो करेक्टरिस्टिक्स जो है उसके बिहेवियर को शेप आउट करी है, इसके ऊपर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के पास। ठीक है, तो बेसिकली उसने कहा कि फिजियोलॉजी और जो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ना बच्चों, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। जिस तरह की आप लोग की फिजियोलॉजी है, जिस तरह की आप लोगों के बायोलॉजिकल प्रोसेस बॉडी में चल रहे हैं। अब लेट सपोज कोई पर्सन जो है वो हैप्पी है, ठीक है, उसके बॉडी में जो हार्मोन्स है वो भी हैप्पी वाले ही होंगे, तो वो पर्सन अच्छा रिएक्ट करेगा। कोई पर्सन बहुत गुस्से में है, उसके बॉडी के हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हुए हैं, तो वैसे ही रिएक्ट करेगा हमारे पास। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग जो है ना बात करते हैं अबाउट द, आप लोग इसमें बात करते हो किस चीज के ऊपर? हम लोग इसमें बात करते हो जी आप लोग कि किस तरह जो है ना हमारे पास फिजियोलॉजी और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो है ना हमारी बॉडी में, वो हमारे जो है बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे पास। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हमारे पास जो था ना, चार्ल्स डेविन कौन था, या हमारे पास जो आइडिया था इस चीज के बारे में वो किसने दिया था? तो बेसिकली बच्चों, चार्ल्स डार्विन जो था ना हमारे पास, ये फर्स्ट वो साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह जो जेनेटिक्स है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ह्यूमन के बिहेवियर को शेप आउट करने में। हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये आप लोगों के पास। ठीक है,
अच्छा जी। अब उसने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन इन्फ्लुएंस वेदर सर्टेन बिहेवियर पैटर्न्स आर पास डाउन द फ्यूचर जनरेशन और नॉर हमारे पास, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, कोई ऐसे बिहेवियर्स जो अच्छे होते हैं ना हमारे पास, वही जो है ना जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर्स जो अच्छे नहीं है, जिनके आउटकम्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो एक जनरेशन में तो चलो ठीक है हो गए, नेक्स्ट जनरेशन में वो पास आउट नहीं होते हमारे पास, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स कहते होंगे जी हम लोगों ने तो अपने बच्चों को ये बिल्कुल नहीं ऐसा कहना, क्योंकि हमारे मतलब जमाने में तो ऐसा होता था, लेकिन हम नहीं ऐसा करेंगे। तो बेसिकली ये वो बिहेवियर्स है जो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट नहीं हो रहे। तो अच्छे बिहेवियर्स जो है वो पास आउट हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, और जो बुरे बिहेवियर्स हैं वो पास आउट नहीं होते हमारे पास, ठीक है। तो जो बेसिकली हमारे पास डेंजरस बिहेवियर्स होते हैं ना आप लोगों के पास, उसने कहा वो लेस प्रोवोक्ड हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी। अब उसने कहा कि बेस्ड ऑन द assumption ऑफ मेटर्नलिज्म, व्हाट इज द मेटर्नलिज्म? मेटर्नलिज्म का मतलब ये होता है कि जितने भी बिहेवियर्स है ना, उसने कहा जितने भी हमारे पास बिहेवियर्स होते हैं उनकी कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल बेसिस होती है। अब व्हाट इज मीन बाय द फिजियोलॉजिकल बेसिस हमारे पास, ठीक है। बच्चों फिजियोलॉजिकल बेसिस जो है ना, हम लोग कहते हैं ऐसे प्रोसेसेस को आप लोगों के पास जिनका कोई ना कोई जेनेटिक्स के साथ ताल्लुक है हमारे पास, ठीक है। तो उसने कहा जितने भी हमारे बिहेवियर्स है ना, उनकी कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल बेसिस होती है हमारे पास, ठीक है। अब उसने कहा फिजिकल स्ट्रक्चर्स एंड हेरिडिटी प्रोसेस जो होते हैं ना आप लोगों के पास, जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो हमारी हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी बेसिकली वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ना हमारे बिहेवियर को शेप कर रही होती है, और इनसे हमारा बिहेवियर जो है ना बनता है। और अगर यही फिजिकल स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे, फिजियोलॉजिकल इंटरवेंशन दी जाएगी किसी पर्सन को, तो उसका जो है ना आप लोगों के पास बिहेवियर चेंज भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, लेट सपोज अगर हम लोग बात करें कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो मेंटली थोड़ा सा इल है, तो जाहिर सी बात है अगर वो मेंटली इल होगा तो उसका जो है वो बिहेवियर भी चेंज होगा। तो बेसिकली हमारे पास जो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हमें ये कहती है कि इन्वायरमेंट का रोल है ही नहीं हमारे पास, सारा का सारा रोल जो है वो इंसान का अपन है। इंसान के अंदर जो चीजें हैं, उसके हॉर्मोन्स हैं, उसके ट्रेड्स हैं, उनका ही रोल है। अगर वो चेंज होंगे तो इंसान का बिहेवियर चेंज होगा। अगर इंसान के दिमाग में भी मसला हो गया, उसको कोई ब्रेन की कोई डिजीज हो गई है, देन उसका बिहेवियर चेंज होगा। वो हमारे इन्वायरमेंट को काउंट ही नहीं कर रहा आपके पास, ठीक है। तो अब उसने कहा कि जाहिर सी बात है अगर कोई मतलब इंसान के पर्सन के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है तो हम उसको मेडिकल इंटरवेंशन देंगे, तो वो पर्सन जो है वो ठीक भी हो सकता है आप लोगों के पास, ठीक है। अब जो है ना बेसिकली जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने तो बेसिकली यही कहा ना कि हमारे पास इन्वायरमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सारा का सारा रोल ही बायोलॉजी का है इंसान के बिहेवियर के अंदर हमारे पास, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन का बिहेवियर चेंज होता था ना, तो देन वो किस चीज को देखते थे? वो ये देखते थे कि बेसिकली जो है ना उसको कोई ट्रोमा तो नहीं हुआ, कहीं ट्रोमा वो पर्सन गिरा तो नहीं है कहीं पे, कि उसके ब्रेन में कोई चोट तो नहीं लग गई, जिसकी वजह से जो है ना उसका बिहेवियर बेसिकली चेंज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। साथ ही साथ वो देखते थे कि हमारे पास डिफरेंट कोई उसको कोई डिजेनरेटिव डिजीज तो नहीं होगी, मतलब उसको कोई ऐसी डिजीज तो नहीं होगी जो बेसिकली उसके ब्रेन को इफेक्ट कर रही है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा वो देखते थे डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर्स के देखते थे, लाइक सपोज अगर इसके फादर इसकी मदर जो है वो एंगर पर्सन होते थे, वो उनको गुस्सा आता था, तो इनके बच्चों को भी बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से वो चीजें देखते थे हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो है वो देखते थे कि कोई ब्रेन डैमेज तो नहीं हो गया जिसकी वजह से उसको मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं हमारे पास। इसके अलावा उन्होंने सिमिलैरिटीज देखी, डिफरेंसेस देखे हमारे पास डिफरेंट जेनेटिक्स के अंदर आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली जो था ना हमारे पास जो आप लोगों के पास बायोलॉजिकल जो बेसिकली बेसिस है ना, वो हमें जस्ट ये कह रही है, अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं वो हमें ये कह रही हैं कि सारा का सारा रोल जो है वो बायोलॉजी का है, इन्वायरमेंट का कोई रोल ही नहीं है इंसान के बिहेवियर को शेप आउट करने में हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड डिफरेंट थ्योरीज आप लोगों के पास जो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉडल के अंदर यूज होती हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो नंबर वन पे जो थ्योरी है हमारे पास वो है बायोकेमिकल थ्योरी। अब बायोकेमिकल थ्योरी हमें ये कहती है कि मतलब डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके बारे में स्टडी आउट किया, जो ये कहते हैं कि सिर्फ बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसान के पर्सन के बिहेवियर को शेप आउट करते हैं हमारे पास, ठीक है। उन्होंने ये कहा, ठीक है, उन्होंने केमिकल्स की सारी बात कर दी। अगली एक थ्योरी थी वो थी डायथेसिस स्ट्रेस थ्योरी। डायथेसिस स्ट्रेस थ्योरी हमें ये कहती है कि जो डिफरेंट जीन्स होती है ना आप लोगों के पास, ठीक है, और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है या डिफरेंट जीन्स हैं, तो वो मिलकर जो है ना किसी पर्सन के बिहेवियर को शेप आउट कर रही होती है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये बेसिकली दो जो थी ना आपके पास मेजर थ्योरीज है हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं व्हाट आर द न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हमारे पास बायोलॉजी के अंदर ही आते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको पता है ना क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। बेसिकली जिन्होंने हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक नर्व से लेकर दूसरी नर्व तक ट्रांसफर करना होता है हमारे पास, ठीक है। बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है, तो कुछ साइंटिस्ट ने कह दिया जी सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स ही होते हैं बॉडी में, जो बेसिकली जो है हमारे पास किसी पर्सन के बिहेवियर को शेप आउट कर रहे होते हैं। ओके, मोर देन 50 न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है उन्होंने कहा ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमारे बिहेवियर को शेप कर रहे होते हैं।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के पास, जस्ट आप लोगों ने इनमें डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल देख लो आप लोग। एसिटाइलकोलिन जो है वो लर्निंग में इन्वॉल्व होता है, मेमोरी में, मसल कंट्रोल में। डोपामीन जो है वो मोटर एक्टिविटी कंट्रोल करता है, एपिनेफ्रिन इमोशंस को, स्ट्रेस को। गाबा जो है आप लोगों के पास वो एंजाइटी को कंट्रोल करता है, अराउजल लर्निंग को। सेरोटोनिन आ गया, ग्लूटामेट आ गया। जिस आपने इनके नेम पढ़ लेने आप लोगों को, ये वाली चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जिन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बात की उन्होंने सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल कह दिया कि सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो बिहेवियर को शेप आउट करते हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट जो था वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब हार्मोन्स के ऊपर भी स्टडी की। उन्होंने कहा कि जब डिफरेंट हार्मोन्स बॉडी में जिस तरह रिलीज होते हैं उस तरह ही इंसान का बिहेवियर होता है। मतलब उन्होंने कहा अगर तो स्ट्रेस के हार्मोन्स बहुत ज्यादा होंगे इंसान के अंदर तो वो स्ट्रेसफुल पर्सन रहेगा। अगर कोई जो है ना हैप्पीनेस के हार्मोन्स बहुत ज्यादा होंगे किसी पर्सन के अंदर तो वो पर्सन हैप्पी रहेगा। एंग्री के होंगे तो वो एंग्री रहेगा। तो बेसिकली इन्होंने जो था ना वो आप लोगों के पास सारा एंडोक्राइन के ऊपर डाल दिया कि जो एंडोक्राइन इंसान का पर्सन का जो बिहेवियर है वो शेप आउट कर रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो सिंपली से अभी हम लोगों ने जस्ट जो स्टडी किया ना वो हम लोगों ने बात की किसके ऊपर, बायोलॉजी एंड बिहेवियर के ऊपर, कि किस तरह बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है ना वो आपके बिहेवियर को शेप आउट कर रहा है हमारे पास, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट थ्योरीज पढ़ ली, आपने डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर बात कर ली। अच्छा जी। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर हमारा खत्म हो गया टॉपिक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो ये है व्हाट इज द हेरिडिटी एंड व्हाट इज द एनवायरनमेंट हमारे पास, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या होता है और हेरिडिटी क्या होती है हमारे पास, ठीक है। अब अच्छा बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मैं आप लोगों को ये जो चीजें हैं ना हम लोग ये चीजें जो है वो स्लाइड से फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम लोग ये चीजें पढ़ेंगे आप लोग अपनी बुक से, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी ताकि हमारी दोनों जगह से जो है वो चीजें आप लोग की कवर हो जाए आप लोग के पास, ठीक है। अच्छा जी। अब हेरिडिटी का क्या मतलब होता है बच्चों? हेरिडिटी होती है ऐसी सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स जो किसी पर्सन के अंदर आ रही होती हैं उसके पेरेंट्स के थ्रू, ठीक है। उसके पेरेंट्स के थ्रू जो हमारे अंदर करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जो हमारे अंदर ट्रेड्स आती हैं, बेसिकली दीज आर नॉन एज द हेरिडिटी हमारे पास, ठीक है। अब उसने यहाँ पे ये कहा कि एवरी ह्यूमन बीइंग जो है ना बॉर्न होता है, कंसेप्शन टेक प्लेस ड्यू टू द सर्टेन बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड मतलब कुछ हमारे पास हम कंसीव करते हैं अपने पेरेंट्स से डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को, डिफरेंट ट्रेट्स को हमारे पास, ठीक है। जो बेसिकली हमें यूनिक बनाता है और हमारे पेरेंट्स की तरह जो है ना हम लोग को बनाता है कोई भी इंडिविजुअल को आप लोगों के पास, ठीक है। इस तरह हमारे पास फेशियल फीचर्स, नेजल इंडेक्स, हाइट, हेयर कलर, ये भी चीजें जो है ना हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिलती हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स जो होती है ना, कुछ हमारे पास हाइट की जीन्स होती हैं, कुछ हेयर की जीन्स होती हैं, कुछ इंटेलिजेंस की जीन्स होती हैं, और कुछ जो है ना हमारे पास इमोशंस की जीन्स होती हैं आप लोगों के पास। तो ये सब जीन्स मिलके जो है ना वो हमारे पास एक पर्सन को बना रही होती हैं आपके पास, ठीक है। तो हेरिडिटी हमें ये कहती है कि कोई पर्सन जो है उसका बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि उसको जितनी भी जीन्स आ रही है ना उसके पेरेंट्स के थ्रू, और जब भी डिफरेंट जीन्स मिलती हैं आपस में तो ये उस पर्सन का जो है वो बिहेवियर बना रही होती है। हेरिडिटी हमें ये कहती है आप लोगों के पास, ठीक है। अब इन्वायरमेंट हमें क्या कहता है? इन्वायरमेंट बेसिकली हम लोग को ये कहता है कि जी हेरिडिटी का तो इतना रोल ही नहीं है, सारा रोल ही मेरा इन्वायरमेंट कहता है। इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है बच्चों? जितनी भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं, हमारे सराउंडिंग में कैसा इन्वायरमेंट है, हमारे सराउंडिंग में कैसे लोग रह रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है ना किसी भी पर्सन के बिहेवियर को बनाती हैं आप लोग के पास। अगर तो उसके इन्वायरमेंट में अच्छे लोग रह रहे होंगे तो वैसे ही उस पर्सन का बिहेवियर होगा, और अगर बुरे लोग रह रहे होंगे तो वैसे ही उस पर्सन का बिहेवियर होगा हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट या हमें ये कहता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है ना उसका बिहेवियर तभी प्रॉपर होता है जब वो डिफरेंट इन्वायरमेंट से जो है वो चीजें अपनी देखता है और उनको लर्न आउट करता है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ना उसने ये कहा कि इन्वायरमेंट मतलब कोई पर्सन, उसने इन्वायरमेंट हमें ये कहता है कि कोई पर्सन बर्थ से लेके ना अपनी बर्थ से लेकर डेथ तक जो है ना इन्वायरमेंट से ही लर्न करता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट उसको बताता है, इन्वायरमेंट उसका बिहेवियर जो है ना वो शेप आउट करता है प्रॉपरली आप लोग के पास, ठीक है। इन्वायरमेंट ने तो अपना कह दिया और हेरिडिटी ने अपना कह दिया, बट हमारे पास जो है ना इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आप लोगों के पास। कोई भी पर्सन जस्ट सिंपल हम ये नहीं कह सकते कि इसका बिहेवियर ये जो है इसके पेरेंट्स की वजह से, हम ये नहीं कह सकते। हम जस्ट किसी भी पर्सन को ये नहीं कह सकते कि इसका बिहेवियर इसके इन्वायरमेंट की वजह से, नहीं। दोनों चीजें जो है ना हेरिडिटी भी और इन्वायरमेंट भी, क्योंकि ना हेरिडिटी वाले साइंटिस्ट जीत पाए ना इन्वायरमेंट वाले, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि दोनों चीजें जो है ना हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी होती है किसी भी पर्सन के बिहेवियर को बनाने के अंदर आप लोगों के पास, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या कहते हैं? वो कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है ना आप लोगों के पास वो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट होती है हमारे पास। वो हेरिडिटी का भी प्रोडक्ट है, वो इन्वायरमेंट का भी प्रोडक्ट है। इसके बगैर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो नहीं बन सकता हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी। अब उसने कहा इन सम केसेस जो है वो हेरिडिटी हम कह सकते हैं कि ओवर पावर कर जाती है और सम में इन्वायरमेंट, बट दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में, ठीक है। कोई भी एक चीज जो है वो नहीं हम कह सकते आप लोगों के पास, ठीक है।
और इसी तरह जो है हर इंडिविजुअल में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो डिफर करता है दूसरे इंडिविजुअल से हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी चाइल्ड की जो डेवलपमेंट होती है ना, वो इंटरेक्शन होता है ना जब हेरिडिटी एनवायरमेंट में, तभी जो है ना उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। तो वही यहाँ पर से लिखा हुआ है कि जो हेरिडिटी एनवायरमेंट होता है ना, वो किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को शेप करते हैं। हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है, हेरिडिटी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है इमोशंस को, आईक्यू को, रिफ्लेक्स सेक्शन को, फिजिकल ट्रेड्स को। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई कि जिस तरह हमारे पेरेंट्स से ही हमें चीजें आती हैं, तो अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ जो बच्चा है उसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट हैं, तो उसके जो बच्चे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि उनके पेरेंट बच्चे जो हैं, उनके चिल्ड्रन जो है वो भी इंटेलिजेंट ही होंगे हमारे पास, ठीक है। मतलब मोस्टली चांसेस ये होते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट जो है हमारे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के पास। तो बेसिकली दोनों चीजें जो है ना आपस में कॉम्प्लीमेंट करिए, लाइक सीड एंड सॉइल, ठीक है। मतलब अगर आप कोई जमीन में बीज लगाते हो, देन ही वो जो है ना ग्रो आउट करता है हमारे पास, ठीक है। तो दोनों आपस में जो है ना सीड एंड सॉइल की तरह है आप लोगों के पास, ठीक है। अब हेरिडिटी उसने का एक रॉ मटेरियल है जिसकी वजह से जो है ना कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिपेयर्ड होता है। सारी सी बात है, आपको आपके पेरेंट्स से जो करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, आपको आपकी जो पिछले जनरेशन से करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट होता है ना बेसिकली वो हमें मैन्युफैक्चर कर रहा होता है फर्दर आप लोगों के पास। एक रॉ मटेरियल जो है ना, रॉ मटेरियल को हेरिडिटी उसने कह दिया, और फिर उस चीज को फर्दर जो मैन्युफैक्चर करा है वो क्या चीज है, उसका इन्वायरमेंट है आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, आगे उसने लिखा हुआ है कि ना, लेकिन आप लोग ये कह सकते हो मतलब लेट सपोज के दो इंडिविजुअल हैं, उनकी हेरिडिटी तो सेम है। मतलब लेट सपोज आप ये कह दो कि मतलब दो बहन भाई हैं, उनकी उनको सेम, आप लोग ये कहते हो दो ट्विन्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर दो ट्विन्स हैं आप लोगों के पास, उनकी हेरिडिटी तो बिल्कुल सेम होगी ना, उनको सेम करेक्टरिस्टिक्स आई हैं अपने पेरेंट्स से। बट अगर आप उनको डिफरेंट इन्वायरमेंट में रख देते हो हमारे पास, ठीक है, तो क्या होगा कि वो इंडिविजुअल्स जो है उनके बिहेवियर चेंज हो जाएंगे। इट्स मीन कि इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह उसने नेक्स्ट में हमें कहा कि अगर आप लोग दो इंडिविजुअल्स हैं, उनकी हेरिडिटी डिफरेंट है, हेरिडिटी उनकी डिफरेंट है, बट आप उनको सेम इन्वायरमेंट में रख देते हो हमारे पास, ठीक है। इन्वायरमेंट उनका सेम है बट हेरिडिटी उनकी डिफरेंट है, देन भी उनका बिहेवियर जो है वो चेंज होगा। इट्स मीन हम लोग ये कह सकते हैं कि ना तो हमारे पास हेरिडिटी छोड़ सकते हैं और ना ही हम इन्वायरमेंट। तो बेसिकली दोनों चीजें जो है ना हमारे पास क्या रोल प्ले कर रही है, आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो टॉपिक है ना, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इसी को टॉपिक को हम लोगों ने बुक से भी अब जो है ना वो कवर करना है आप लोगों के पास, ठीक है। मैं आप बुक भी जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने इसको जो है ना अपनी हरीश कुमार की बुक से ही हम लोगों ने इसको कवर करना है आप लोगों ने, ठीक है। पेज नंबर 33 है आपकी बुक का, तो वो ओपन कर लें आप सब लोग, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये क्या कहती है, उसने कहा कि हेरिडिटी है ना बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर ऑल द न्यू बॉर्न इन्फेंट ट्रेट। वही मैंने आप लोगों को जो बात की थी, इमोशंस के लिए, आईक्यू के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है। और जो इन्वायरमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ट्रेट्स के लिए हमारे पास, कि हम लोग फिजिकली कैसे होंगे, मेंटली कैसे होंगे, सोशली कैसे होंगे आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, अब उसने कहा कि हेरिडिटी बेसिकली जो है ना वो ट्रेड्स हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से आ रही हैं आप लोगों के पास, ठीक है। और मतलब यहाँ पे उसने यही बात की, मैं आप लोग को मेजर कॉन्सेप्ट बताऊंगी चीजों का, और आप लोगों ने इसको अच्छे से बेटा रीड आउट कर लेना। अगर आप अच्छे से इसको रीड आउट करोगे ना, तो आप लोगों को चीजें आज ही क्लियर हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे उसने नेक्स्ट पे बेसिकली लिखा हुआ है कि हमारे पास जो 23 क्रोमोसोम्स आपको आपकी फादर से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम्स आपको आपके मदर से आ रहे हैं, और जो फिर इन 23 क्रोमोसोम्स का पेयर है ना, ये बेसिकली हमारे पास कोई भी चाइल्ड की डेवलपमेंट करवा रहा होता है आप लोगों के पास, ठीक है। अच्छा, आगे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ना फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो टॉपिक्स लिखा हुआ है ना, ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है आपके पास, ये है हमारे पास हेरिडिटी के ऊपर। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना आप लोगों के पास, यहाँ से ये आप लोगों के पास है इन्वायरमेंट के ऊपर हमारे पास, ठीक है। अब जो पेज 34 पे हमारे पास जितना भी लिखा हुआ है ना, वो उसने लिखा हुआ है हेरिडिटी के ऊपर। मैं आप लोगों को रीड आउट नहीं करूंगी सब कुछ, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आप लोग सुनते जाओ हमारे पास, ठीक है। अब हमें ये कहता है यहाँ पे, उसने कहा कि ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने हेरिडिटी के ऊपर स्टडी की। उन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं कि कितना जो है ना वो हेरिडिटी किसी पर्सन के बिहेवियर को बना रही है, ठीक है। उन्होंने जो था ना, उन्होंने कहा मतलब ऐसे पेरेंट्स जो इंटेलिजेंट है, उनके चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे भी अगर इंटेलिजेंट हो। इट्स मीन हमें ये कह सकते हैं हम लोग कि हेरिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी एक अच्छा रोल प्ले करिए। एनवायरमेंट तो काउंट ही नहीं हो रहा यहाँ पे, सारा का सारा तो आईक्यू लेवल उनको सब कुछ जो है अपने पेरेंट्स से मिल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो था ना, उन्होंने फैमिली हिस्ट्री को स्टडी किया, जिसमें उन्होंने वही इंटेलिजेंट पेरेंट्स को स्टडी किया, और फिर उन्होंने देखा तो उनके आगे बच्चे भी जो थे ना वो इंटेलिजेंट ही थे हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने जो था ना नंबर 1 पे जो स्टडी की ना, वो फैमिली हिस्ट्री की स्टडी की। नंबर 2 में उन्होंने स्टडी की, वो आपके पास स्टडी की आइडेंटिकल ट्विंस की हमारे पास। अब आइडेंटिकल ट्विंस की और पेरेंटल ट्विंस की, व्हाट इज मीन बाय दिस आइडेंटिकल ट्विंस एंड पेरेंटल ट्विंस हमारे पास बच्चों, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ना आप लोग के। अच्छा, इसके अलावा जो था ना उन्होंने यहाँ पे एक और स्टडी भी की हमारे पास, ये फैमिली हिस्ट्री के अंदर। उन्होंने बेसिकली ये स्टडी की कि ऐसे पेरेंट्स जो
हेल्दी थे, जो इंटेलिजेंट थे, उनके बच्चे भी आगे जो थे ना वो एक अच्छे बिजनेसमैन बने, उनके बच्चे भी आगे जो थे ना वो एक मतलब पावरफुल पर्सन बने हमारे पास, ठीक है। लेकिन ऐसे पेरेंट्स जिनके जो लोग क्रिमिनल थे और जो पुअर थे, फिर उन्होंने देखा कि उनके बच्चे भी जो थे ना आगे पुअर और क्रिमिनल ही बने हमारे पास, ठीक है। तो नंबर वन पे इस स्टडी के मुताबिक तो जो था ना इन्वायरमेंट का कोई रोल ही नहीं रहा, इन्वायरमेंट बिल्कुल जीरो हो गया हमारे पास, ठीक है। अब नंबर टू में जो स्टडी की गई ना वो आपके पास ट्विन स्टडी की गई और पेरेंटल ट्विन स्टडी की गई। अब ट्विन स्टडी में बेसिकली उसने कहा कि उन्होंने दो तरह की स्टडी की, उन्होंने आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर भी स्टडी की, उन्होंने पेरेंटल ट्विंस के ऊपर भी स्टडी की। व्हाट आर द आइडेंटिकल ट्विंस? आइडेंटिकल ट्विंस वो ट्विंस होते हैं जो एक ही एग से, मतलब एग एक ही था बट ड्यूरिंग द डिवीजन जो था ना वो दो में डिवाइड हो गया आपके पास, ठीक है, जिसकी वजह से जो थे वो दो ट्विन बेबीज पैदा हो गए हमारे पास। लेकिन पेरेंटल ट्विंस में क्या होता है कि दो एग्स मतलब डिफरेंट एग्स थे ना उनसे बेबी बना हमारे पास। अब आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, 100% जो थी ना आप लोगों के पास वो बच्चे जो थे वो सेम थे, उनमें जो करेक्टरिस्टिक्स थी दोनों में बिल्कुल सेम थी हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो पेरेंटल ट्विंस थे ना उनमें 50-50% जो थे ना वो थी, क्योंकि उनके एग्स डिफरेंट थे हमारे पास, उनमें 50% जो थी ना एक दूसरे में सिमिलैरिटीज थी और 50% जो थे ना उनमें डिसिमिलैरिटीज थी हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली जो था ना हमारे पास आईक्यू लेवल चेक किया गया आइडेंटिकल ट्विंस में और पेरेंटल ट्विंस में। तो आइडेंटिकल ट्विंस में देखो कितना सिमिलर है, 0.90, 0.7050, और जो जनरल पॉपुलेशन है उसमें बेसिकली इतना था हमारे पास, ठीक है। तो ये स्टडी हमें ये कहती है कि मतलब जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनमें तो सारी की हेरिडिटी सेम हो गई और पेरेंटल ट्विंस में 50-50% जो है उनकी हेरिडिटी हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने कहा कि ये जो अबव स्टडी थी ना वो तो हमें ये क्लियरली कह रही है कि एनवायरमेंट का कोई रोल नहीं है, सारा का सारा रोल जो है वो हेरिडिटी का किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को बनाने में है हमारे पास, ठीक है। अब नंबर टू में चीज आ जाती है हमारे पास उस, अब ये साइंटिस्ट तो खत्म हो गए हमारे पास, अब नंबर टू में साइंटिस्ट आ गए इन्वायरमेंट वाले, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हेरिडिटी तो रोल ही नहीं प्ले करी, इंसान का तो बिहेवियर बनता है इन्वायरमेंट की वजह से, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को स्टडी करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब बेसिकली इन्वायरमेंट हमारे पास क्या होता है, इन्वायरमेंट उसने का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है जो हमें इन्फ्लुएंस करिए, जो हमें मोटिवेट करिए जी आपको ये काम करना है हमारे पास, ठीक है। अब उन्होंने यही जो स्टडी की गई थी ना पहले ट्विन स्टडी और मतलब ट्विन स्टडी में जो आइडेंटिकल स्टडी थी और पेरेंटल स्टडी थी, अब उन्होंने इसी ट्विन स्टडी को उठाया और उन लोगों ने इस स्टडी में क्या किया, अब जो उसने कहा देखो, अब उसने कहा कि हमारे पास जो थे ना आप लोगों के पास मतलब दो बच्चे थे वो बिल्कुल आइडेंटिकल थे, ट्विंस थे हमारे पास, ठीक है। उनमें से एक बच्चे को जो था ना उन्होंने बहुत रिच फैमिली में दे दिया, उसका एनवायरमेंट चेंज हो गया, रिच फैमिली में चला गया वो, और एक जो था ना हमारे पास उसको उन्होंने पुअर फैमिली में दे दिया हमारे पास, ठीक है। तो जब उन्होंने एक बहुत टाइम के बाद उन दोनों बच्चों का जो था ना हमारे पास कंपेयर किया ना आईक्यू लेवल, तो जो रिच वाला था ना उसका 95 था और जो पुअर वाला था उसका 85 था। तो इट्स मीन क्या हुआ कि इन्वायरमेंट चेंज होने से उनका जो था ना वो बिल्कुल आईक्यू लेवल चेंज हो गया हमारे पास, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये कहा गया कि इन्वायरमेंट जो है ना वो रोल प्ले कर रहा है, आईक्यू हेरिडिटी तो को रोल प्ले कर ही नहीं रही हमारे पास, ठीक है। उन्होंने इन्होंने ये कह दिया हमारे पास, ठीक है। साथ ही इसने कहा कि एक्सीडेंटली ऐसे बच्चे जो मतलब लाइक जंगल्स वगैरह में रह रहे हैं तो उनका एनवायरमेंट एनिमल से, उनका जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एनिमल से बहुत ज्यादा मतलब मिलने लग जाती है हमारे पास, क्योंकि उनका एनवायरमेंट वैसा है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली जो था ना उसने ये यहाँ पे ये कहा कि अगर हेरिडिटी एनवायरमेंट को हम दोनों देखें ना आप लोगों के पास, तो हम किसी सिंगल वन में फेवर नहीं कर सकते कि जी नहीं ये है तो ये नहीं है हमारे पास, या ये है तो ये नहीं है। तो बेसिकली आप लोगों के पास बात कहाँ खत्म होती है कि जो डेवलपमेंट होती है ना वो हमारे पास प्रोडक्ट है हेरिडिटी का भी और इन्वायरमेंट का भी हमारे पास, ठीक है। मेरा ख्याल है हम लोगों ने जितना इसके ऊपर बात कर ली है ना हेरिडिटी के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर, आप लोगों को चीज क्लियर होगी होगी हमारे पास, ठीक है। मूविंग बैक टूवर्ड द स्लाइड, जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है वो आप लोगों के पास जो है ना बच्चों बेसिकली है हमारे पास नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रिसर्च मेथड्स यूज्ड इन बिहेवियर जेनेटिक रिसर्च। अब कौन कौन से रिसर्च मेथड्स जो थे ना हमारे पास यूज किए गए आप लोगों के पास बिहेवियर जेनेटिक रिसर्च के अंदर आप लोगों के पास, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के पास, ठीक है। तो हमारे पास जो थे ना डिफरेंट जो जेनेटिक मेथड्स यूज किए गए, वैसे तो मैंने आप लोगों को पीछे सारे बता दिए हैं। अब लेकिन हम लोग फिर जो है ना वो बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो असाइनमेंट के लिए दूं, क्योंकि पीछे सब चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हो हमारे पास, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इसमें यही था कि डिफरेंट जो हमारे पास कौन कौन सी रिसर्चेस की गई हमारे पास, आप लोगों ने कौन कौन सी रिसर्च पढ़ी है पीछे, आप लोगों ने आइडेंटिकल ट्विंस वाली स्टडी पढ़ी है आप लोगों ने, ठीक है। मेजर वही रिसर्च की गई थी हमारे पास देखने के लिए कि कैसे हमारे पास जो है ना वो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी जो है वो इफेक्ट कर रही होती है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को हमारे पास, ठीक है। इसमें वही स्टडीज हैं हमारे पास, ठीक है। नंबर वन पे जो थी ना फैमिली मतलब कौन कौन सी हमारे पास जो है ना आप लोगों के पास रिसर्च स्टडीज की गई हमारे पास, ठीक है।
तो जो थी ना आप लोगों के पास नंबर वन स्टडी जो थी वो की गई थी फैमिली स्टडीज हमारे पास, ठीक है। फैमिली स्टडीज जो थी ना वो हमें ये कहती हैं, अच्छा जी, फैमिली स्टडीज में जो था हमारे पास नंबर वन स्टडी की गई वो आपके पास ट्विन स्टडी की गई। अब ट्विन स्टडी हमें ये कहती है कि बेसिकली जो है ना दो तरह के ट्विन्स होते हैं, मोनोसाइकोटिक ट्विन्स। मोनोसाइकोटिक ट्विन्स वही होते हैं जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जो एक एग से बनते हैं। डाइजाइगोटिक जो होते हैं वो आपके पास जो दो एग से बनते हैं। तो उसने कहा इनके अंदर जो 100% सेम जीन्स होती हैं, ठीक है, और इनके अंदर 50-50% होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली नंबर वन पे स्टडी की गई आपके पास वो ट्विन स्टडी की गई हमारे पास, ठीक है। नंबर टू में जो थी वो अडॉप्शन स्टडी की गई। मैंने अडॉप्शन स्टडी भी आपको पढ़ा दी है कि मतलब जो रिच पेरेंट्स को दिया गया, अगर मतलब दो ट्विंस थे, एक को रिच पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर लिया, एक को पुअर पेरेंट्स ने, तो रिच वाला जो था उसका एनवायरमेंट चेंज हो गया, वो एक उसका आईक्यू लेवल अच्छा था और दूसरे वाले का आईक्यू लेवल थोड़ा कम था हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जो था हमारे पास डिफरेंट फैमिली स्टडीज की गई जिसमें देखा गया कि किस तरह पेरेंट्स और चिल्ड्रंस की करेक्टरिस्टिक्स आपस में मिल रही हैं या नहीं मिल रही, हम लोगों ने उसके ऊपर बात की आप लोगों के पास, ठीक है। और इसके अलावा जो था हम लोगों ने मॉलिक्यूलर जेनेटिक मटेरियल्स की बात की जिसमें उन्होंने डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल्स के ऊपर स्टडी की, किस तरह जीन्स जो है ना वो किसी इन्वायरमेंट को, किसी के मतलब जो है ना वो बिहेवियर को शेप आउट कर रही हैं। ये सब चीजें जो है ना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बट जस्ट अब आप उसने उनको सिंगल सिंगल नेम दे दिया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अगली जो लास्ट स्टडी हमारे पास की गई वो थी आप लोगों के पास मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जिसमें बेसिकली क्या किया गया कि उन्होंने जो था ना एग्जामिन किया रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल ट्रेड्स, ठीक है। मतलब मल्टीपल ट्रेड्स में उन्होंने जीन्स मतलब उन्होंने मल्टीपल करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा। मतलब उन्होंने देखा कि किसी पेरेंट का आईक्यू लेवल क्या था, उसके इमोशंस क्या थे, उसका जो था ना वो फिजिकल ट्रेड्स क्या थी, उसका हेयर क्या था कलर, उसका जो आई का कलर क्या था, उसकी हाइट कैसी थी। उन्होंने मल्टीपल ट्रेड्स को जो था ना बच्चों के लिए स्टडी किया कि अच्छा आईक्यू लेवल आया, पेरेंट्स की हाइट आई, पेरेंट्स का जो था वो फिजिकल ट्रेड्स आए, पेरेंट्स के फेशियल स्ट्रक्चर्स आए हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने डिफरेंट ट्रेड्स के ऊपर जो था ना वो स्टडी किया हमारे पास, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमारे पास जो चीजें स्टडी की गई हैं आप लोगों के पास देखने के लिए कि किस तरह जो है ना इंसान का जो है वो बिहेवियर शेप आउट हो रहा था ड्यू टू द जेनेटिक मटेरियल्स आप लोगों के पास, ठीक है। तो यहाँ पर जो था ना हमारा ये चैप्टर क्लोज हो रहा है आप लोगों के पास, ठीक है। और इट्स वेरी सिंपल आप लोगों के पास, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल आज के चैप्टर में कुछ ऐसा मुश्किल था जो हमें समझ ना आए, हमने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा। और अब किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों को वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा। इसके अलावा जो है टॉस में चैप्टर नहीं है, इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को वो एमसीक्यूज रिलेटेड आएंगे। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को रीसेंट जो न्यू टॉस है वो देख के तो आप लोगों को फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगी। तो कुछ भी हो आप लोग मेरे से ग्रुप में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।